आज रात का ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक युवा लड़का अपनी शक्ति की खोज में एक नया मोड़ लेता है। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 9 में एक्सयू किम का सफर एक नई दिशा में मुड़ता है, जहां वो अपनी बढ़ती ताकत को महसूस करता है, लेकिन साथ ही उसे एक कड़वी सच्चाई का भी सामना करना पड़ता है। ये वो पल है जब एक कमजोर लड़का समझता है कि इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं है, बल्कि उस स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज करना भी जरूरी है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही एक्सयू किंग को एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। उसकी मांसपेशियों में एक नई ऊर्जा थी। उसकी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसे लगता है जैसे उनमें एक अलग ही पावर फ्लो कर रही है। मैंने आखिरकार ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, वो अपने मन में सोचता है। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया था। हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हर गंध तीव्र लग रही थी, और उसकी आंखें अब अंधेरे में भी बेहतर देख सकती थीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ड्रामेटिक था कि एक्सयू किंग को लगा जैसे वो एक नए बॉडी में जाग गया हो। जब वो कैंप के बाहर निकलकर अपनी नई एबिलिटीज को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। उसकी रिफ्लेक्सेस लाइटनिंग की तरह क्विक हो गई थी। एक छोटा सा पत्थर हवा में फेंकना और उसे मिड एयर में कैच करना अब उसके लिए चाइल्ड्स प्ले था। लेकिन ये सब कुछ एक प्राइस के साथ आया था। लेकिन इस नई शक्ति के साथ एक समस्या भी आई थी। म्यूटाजन का दर्द पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया था। ये दर्द उसकी हड्डियों में घुसकर उसके अंदर से जलाता रहता था, जैसे कोई एसिड इसकी वेन्स में फ्लो कर रहा हो। व्हाइट बोलसिस की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी बन गई थी। हर मिनट जो गुजरता था, दर्द और भी इंटेंस हो जाता था। जूकिन को समझ आ गया था कि ये म्यूटाजन का साइड इफेक्ट है। जितनी ज्यादा पावर आती है, उतना ही ज्यादा दर्द भी सहना पड़ता है। ये एक क्रूअल ट्रेड ऑफ था। नेचर का अपना बैलेंस था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अब उसे लग रहा था जैसे हर ब्रेथ लेना भी एक स्ट्रगल बन गया हो। ये पेन सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि मेंटल भी था। ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट कर रहा था, उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा था। जब वो कैंप में घूम रहा था तो उसने महसूस किया कि लोगों का नजरिया उसके प्रति बदल गया है। पहले जो लोग उसे एक कमजोर बच्चे की तरह देखते थे, अब वे उससे एक अजीब से डर महसूस करते थे। ये बदलाव सटल था, लेकिन जूकिन की तेज हो चुकी इंद्रियां इसे साफ पकड़ रही थीं। लोग अब उसकी आंखों में सीधे देखने से कतराते थे। जब वो किसी के पास से गुजरता था तो वे ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बदल लेते थे। ये चेंज फैसिनेटिंग था। कुछ दिन पहले तक तो वो सिर्फ एक इनविजिबल बॉय था, जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता था, लेकिन अब उसकी प्रेजेंस एक ऑरा क्रिएट करती थी। लोग अनकॉन्शियसली फील कर रहे थे कि ये लड़का पहले जैसा नहीं रह गया है। उसमें कुछ डेंजरस हो गया है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल भी था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। तभी वो लड़की आई जिसकी उसने कल मदद की थी। उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी का भाव था। वो नर्वस लग रही थी, लेकिन डिटर्मिन्ड भी। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं उस चीज को खाना चाहता था, इसको तुमसे कोई लेना देना नहीं था। उसकी आवाज में कोई वार्मथ नहीं थी। वो चाहता था कि ये कॉन्वर्सेशन जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और एक दिन मैं आपका एहसान चुकाऊंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जो एक्सक्यूंग को थोड़ा अजीब लगी। इस हार्श वर्ल्ड में कोई भी पर्सन बिना मतलब के किसी का एहसान चुकाने की बात नहीं करता था, लेकिन इस लड़की की आंखों में कुछ अलग था। एक सिंसियरिटी थी जो रेयर थी। एक्सक्यूंग ने उसे ध्यान से देखा। वो शायद उसकी उम्र की ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हार्डशिप के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस कैंप में हर कोई अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ये लड़की कुछ अलग लग रही थी। उसमें एक इनर स्ट्रेंथ थी जो इंप्रेसिव थी। उसकी आंखों में वो फायर थी जो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सक्यूंग जानता था कि इस दुनिया में रेस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। रेस्पेक्ट पाने का एकमात्र तरीका है कि आप उसे अर्न करें। यह सिद्धांत उसके दिमाग में गहरे बैठा हुआ था, और अब जब उसकी शक्ति बढ़ गई थी तो वो इस सिद्धांत को और भी गहराई से समझ रहा था। पावर विदाउट रेस्पेक्ट मीनिंगलेस है, और रेस्पेक्ट विदाउट पावर टेम्पररी है। इस कैंप में हायरार्की बहुत क्लियर थी। जो लोग स्ट्रांग थे वो टॉप पर थे, जो वीक थे वो बॉटम पर। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था। एक्सक्यूंग अब समझ रहा था कि उसकी नई स्ट्रेंथ उसे इस हायरार्की में कहां प्लेस करती है, लेकिन अभी भी वो कंप्लीटली श्योर नहीं था। ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था जहां पावर डायनामिक्स हमेशा चेंजिंग रहती थीं। दर्द बढ़ता जा रहा था, और व्हाइट बोलसिस की तलाश में वो कैंप के उस हिस्से में पहुंचा जहां ये दुर्लभ गोलियां मिलती थीं। ये एरिया कैंप का सबसे बिजी पार्ट था। यहां तरह तरह के ट्रेडर्स अपना सामान बेचते थे। वेपन्स, फूड, मेडिसिन्स और रेयर आइटम्स, सब कुछ यहां मिलता था।
लेकिन सब कुछ का अपना प्राइस था। ये एक मिनी मार्केट प्लेस था जहां सर्वाइवल के लिए जरूरी सब कुछ अवेलेबल था। दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, सप्लाई लिमिटेड है, मुझे दिन में सिर्फ 5 के आसपास मिलती हैं और आज मैंने पहले ही 2 बेच दी हैं, 10 स्पिरिट कॉइन्स ईच। ये कीमत शू क्विंग की पूरी जमा पूंजी का लगभग आधा था। उसके पास कुल 23 स्पिरिट कॉइन्स थे जो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। हर कॉइन के लिए उसने ब्लड और स्वेट बहाया था। दुकानदार एक मिडिल एज्ड मैन था जिसके चेहरे पर स्कार्स थे। उसकी आंखों में वो शार्पनेस थी जो सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स में होती है। वो जानता था कि कैसे कस्टमर्स की डेस्पिरेशन को सेंस करना है और उसका फायदा उठाना है। शू क्विंग की कंडीशन देखकर उसे पता चल गया था कि ये लड़का डेस्परेट है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में पेन का एक्सप्रेशन, सब कुछ क्लियर था। व्हाइट बोलसिस बेस कैंप में सभी ऐसी ही होती हैं। हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं है, ये खराब होने की कगार पर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी काम करती हैं। चिंता मत करो, ये कंज्यूम करने के लिए सेफ हैं। उसकी आवाज में एक प्रैक्टिस्ड कॉन्फिडेंस था। यह क्लियरली उसका स्टैंडर्ड सेल्स पिच था। वो जानता था कि डेस्परेट कस्टमर्स को कन्विंस करना आसान होता है। शू क्विंग को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। दर्द इतना अनबेरेबल हो रहा था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने प्रेशियस स्पिरिट कॉइन्स को काउंट किया। हर कॉइन एक मेमोरी थी, कभी किसी डेंजरस मिशन से मिली थी, कभी किसी रेयर आइटम को बेचने से। लेकिन अब सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये एक पेनफुल डिसीजन था, लेकिन नेसेसरी था। उसने 20 स्पिरिट कॉइन्स देकर 2 व्हाइट बोलसेस खरीदी। जैसे ही वो कॉइन्स काउंटर पर रखता है, उसे लगता है जैसे उसकी पूरी सिक्योरिटी चली गई हो। अब उसके पास सिर्फ 3 कॉइन्स बचे थे। ये बेयरली इनफ था एक दिन के खाने के लिए। ये ट्रांजैक्शन उसके लिए एक मेजर फाइनेंशियल ब्लो था। व्हाइट बोलसेस को देखकर उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई। ये वाकई में पोर क्वालिटी की लग रही थी। उनका कलर स्लाइटली ऑफ था और टेक्सचर भी रफ, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं था। उसने उन्हें केयरफुली अपनी पॉकेट में रखा। ये उसकी डेस्परेशन का सिंबल था। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, 2 बड़े आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक मोटा था जिसे फैट माउंटेन कहते थे और दूसरा हॉर्स फोर। दोनों सेकंड लेवल के स्पिरिट पावर में लग रहे थे, जो शू किंग से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनकी प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग थी। फैट माउंटेन का बेली ह्यूज था, लेकिन उसकी आर्म्स में क्लियरली विजिबल मसल्स थे। हॉर्स फोर लीन था, लेकिन उसकी आईज में क्रूएलिटी थी। ये क्लियरली एक प्लान्ड एम्बुश था। फैट माउंटेन ने धमकी भरे अंदाज में कहा, चिंता मत करो, ये ज्यादा समय नहीं लेगा। बच्चे, मैंने बहुत सारे जायंट हॉर्न्ड एनाकोंडास को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे व्हाइट बोलसेस चाहिए। मुझे वो 2 दे दो जो तुमने अभी खरीदी हैं। अगर तुम दे दोगे तो तुम चुपचाप जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और तुम्हारी लाश से पिल्स निकाल लूंगा। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था उसके लिए। उसने क्लियरली ये काम पहले भी कई बार किया था। हॉर्स फोर बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज थ्रेटनिंग थी। उसका हैंड अपने वेपन पर था। ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल था। शू किंग के पास कोई विकल्प नहीं था। वो जानता था कि यहाँ कमजोर लोग मजबूत लोगों का शिकार बनते हैं। ये प्राकृतिक नियम था। हर कोई जानता था कि वीक लोग स्ट्रांग लोगों का प्रे बनते हैं। ये एक नेचुरल लॉ था। और जब वीक लोग सर्कमस्टेंसेस के साथ अडेप्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब था कि वो जानते थे कि कैसे जिंदा रहना है। लेकिन अंदर ही अंदर शू किंग का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो इन दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके वेपन्स, उनकी पोजीशनिंग, सब कुछ। वो जानता था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन सुसाइड होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये ह्यूमिलिएशन यही नहीं रुकेगा। ये एक पैटर्न था जो रिपीट होता रहेगा। उसने चुपचाप अपनी व्हाइट बोलेसेस उन्हें दे दी और वहां से चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, कोई एंगर, कोई फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं। ये सबसे डेंजरस साइन था। जब कोई पर्सन कंप्लीटली इमोशनलेस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये काम बिफोर द स्टॉर्म था। लेकिन शू किंग का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर वो इस अपमान को यूं ही छोड़ देगा, तो ये लोग बार बार उसे परेशान करेंगे। उसकी रेप्यूटेशन कैंप में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेगा। वो फिर से उसी वीक बॉय बन जाएगा जिसे कोई भी बुली कर सकता था। ये एक विशियस साइकिल था जिसे तोड़ना जरूरी था। उसने एक योजना बनाई। पूरे दिन वो हॉर्स फोर को सीक्रेटली फॉलो करता रहा। वो उसकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व करता रहा, उसके पैटर्न्स को समझता रहा। हॉर्स फोर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कब अकेला होता है, सब कुछ। ये एक मेथोडिकल अप्रोच था। वो जानता था कि पेशेंस की था इस सिचुएशन में। शू किंग ने नोटिस किया कि हॉर्स फोर और फैट माउंटेन हमेशा साथ नहीं रहते थे। इवनिंग के टाइम हॉर्स फोर अकेले कैंप के आउटस्कर्ट्स में जाता था। शायद कोई पर्सनल बिजनेस था या फिर वो सिंपली अकेला रहना चाहता था। ये शू किंग के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। उसने इस पैटर्न को केयरफुली नोट किया।
रात होते होते जू किंग को पता चल गया कि हॉर्स फोर अकेले कहाँ जाता है। वो एक अंधेरी गली में छुप गया और धैर्य से इंतजार करने लगा। ये गली कैंप के सबसे आइसोलेटेड पार्ट में थी। यहाँ कोई नहीं आता था, स्पेशली रात के टाइम। परफेक्ट प्लेस फॉर व्हाट ही हैड प्लान्ड। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट था। घंटों बाद जब हॉर्स फोर अकेला उस गली से गुजरा तो जू किंग ने अपना दांव खेला। वो शैडोज में छुपा हुआ था, बिल्कुल साइलेंट। उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल थी, उसकी हार्ट बीट स्टेडी थी। ये वो मोमेंट था जिसका वो पूरे दिन इंतजार कर रहा था। ये परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। उसने अपना डैगर निकाला और एक स्विफ्ट मूवमेंट में हॉर्स फोर के गले पर वार किया। मूवमेंट इतनी प्रिसाइज और क्विक थी कि हॉर्स फोर को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। डैगर एग्जैक्टली उसके थ्रोट के वल्नरेबल पॉइंट पर लगा। ये प्रोफेशनल लेवल का अटैक था। हॉर्स फोर को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसे कैसे पता चल सकता था कि वो युवा लड़का जिसने दिन में मीकली अपनी वाइट बॉलसेस दे दी थीं, इतना रूथलेस हो सकता है। सू किंग का अटैक इतना प्रिसाइज और डेडली था कि हॉर्स फोर को चीखने का मौका भी नहीं मिला। ब्लड साइलेंटली फ्लो करने लगा। ये मोमेंट जू किंग के लिए डिफाइनिंग था। उसने पहली बार किसी को किल किया था, लेकिन उसे कोई हेजिटेशन नहीं हुई, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट। सिर्फ एक कोल्ड सेटिस्फैक्शन की जस्टिस हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट था। अब वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, यह साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। लेकिन जू किंग का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने हॉर्स फोर की बॉडी से अपनी वाइट बॉलसेस और बाकी सामान वापस ले लिया। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पिरिट कॉइन्स भी थे जो जू किंग ने ले लिए। ये सिर्फ कॉम्पनसेशन था उसकी ह्यूमिलिएशन के लिए। ये जस्टिस था, रिवेंज नहीं। फिर उसने स्नेक वेनम का इस्तेमाल करके पूरी बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। ये टेक्निक उसने कहीं सीखी थी। स्नेक वेनम बॉडी टिश्यू को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई ट्रेस नहीं बचता, कोई एविडेंस नहीं बचा। ये सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था कि कोई भी ट्रेस नहीं मिल सकता था। प्रोसेस डिस्टर्बिंग थी लेकिन नेसेसरी थी। शू चिंग ने पूरे काम को मेथोडिकली कंप्लीट किया। हर स्टेप कैलकुलेटेड था। उसने अपने क्लोथ्स को चेक किया कि कहीं ब्लड तो नहीं लगा, अपने डैगर को प्रॉपर्ली क्लीन किया, अपने हैंड्स को थरली वॉश किया। ये प्रोफेशनल लेवल की क्लीनअप थी। जो शू चिंग नहीं जानता था वो ये था कि एक मिस्टीरियस वायलेट रोब्ड ओल्ड मैन और उसका सर्वेंट पूरे वक्त उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वे शैडोज में छुपे हुए थे, बिल्कुल इनविजिबल। बूढ़े आदमी की आंखों में अप्रिसिएशन का भाव था। इस लड़के में पोटेंशियल है, वो अपने सर्वेंट से कहता है। वो पेशेंट है लेकिन डिसाइसिवली किल करता है। साथ ही साथ वो रूथलेस भी है। वो अपने पीछे साफ सफाई भी करता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ओल्ड मैन एक्सपीरियंस था। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे यंग कल्टिवेटर्स को देखा था, लेकिन शूचिंग में कुछ स्पेशल था। उसमें वो रेयर कॉम्बिनेशन था जो पावरफुल कल्टिवेटर्स में होता है। इंटेलिजेंस, पेशेंस, रूथलेसनेस और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर था। ओल्ड मैन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वाकई ये एक इंटरेस्टिंग यंग मैन है। उसने अपने सर्वेंट की तरफ देखा। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि ये वुल्फ पप आगे क्या करता है। उसकी आवाज में क्यूरियोसिटी थी। ये लड़का डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग था। सर्वेंट ने नॉड किया। वो भी इंप्रेस था शूचिंग के परफॉर्मेंस से। इतनी यंग एज में इतनी कोल्ड ब्लडेड किलिंग करना और फिर परफेक्टली एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, ये ऑर्डिनरी नहीं था। ये लड़का फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाला था। ये नेचुरल बॉर्न किलर था। शूचिंग ने अपने काम को पूरा करके वापस अपनी जगह चला गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। ये सिर्फ सर्वाइवल का मामला था। इस हार्श वर्ल्ड में अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे तो लोग आपको क्रश कर देंगे। उसने आज रात एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा था। कभी कभी वायलेंस ही एकमात्र भाषा होती है जो लोग समझते हैं। जब वो अपनी स्लीपिंग एरिया में पहुंचा तो उसने अपनी वाइट बोलसेस को केयरफुली स्टोर किया। अब उसके पास ना सिर्फ अपनी ओरिजिनल पिल्स थीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा स्पिरिट कॉइन्स भी थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने अपनी रेप्यूटेशन एस्टैब्लिश कर दी थी। ये इन्वेस्टमेंट था उसके फ्यूचर के लिए। अगले दिन जब फैट माउंटेन को पता चला कि हॉर्स फोर गायब है तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूरे कैंप में सर्च किया लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। ये मिस्ट्री था। लोग डिसअपियर नहीं होते बिना कोई साइन छोड़े। ये अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन शू किंग के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं था। वो वैसे ही काम और कंपोज्ड लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कोई भी उसके फेस पर कुछ रीड नहीं कर सकता था। ये परफेक्ट पोकर फेस था। फैट माउंटेन को सस्पिशन हुई लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। शू किंग ने परफेक्टली अपना इनोसेंस मेंटेन किया था। जब कोई उससे हॉर्स फोर के बारे में पूछता तो वो सिंपली कहता कि उसे कुछ पता नहीं है। उसकी एक्टिंग फ्लॉलेस थी। वायलेट रोब्ड ओल्ड मैन अभी भी शू किंग को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानता था कि ग्रैंड मास्टर बाई 1 या 2 दिन में आने वाला है और उसे लगता था कि शू किंग एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है 7 ब्लड आइज के लिए।
इस लड़के में वो सब क्वालिटीज थीं जो एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने के लिए जरूरी होती हैं। सेवन ब्लड आइज एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करती थी, लेकिन वे सिर्फ एक्सेप्शनल लोगों को लेते थे। शू किंग का रीसेंट परफॉर्मेंस क्लियरली शो करता था कि वो एक्सेप्शनल था। ये रेयर अपॉर्चुनिटी थी। ओल्ड मैन ने अपने सर्वेंट से कहा, इस लड़के को मार्क कर दो, जब ग्रैंड मास्टर बाई आएंगे तो मैं इसे रेकमेंड करूंगा। ये एक रेयर ऑनर था। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता था। शू किंग के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने आज रात जो किया था वो उसकी पर्सनैलिटी का एक नया पहलू था। अब वो सिर्फ एक वीक बॉय नहीं था जो दूसरों की मर्जी पे डिपेंड करता था। वो एक प्रेडेटर बन गया था जो अपने एनिमीज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर सकता था। इस ट्रांसफॉर्मेशन का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी था। शू किंग को पता चल गया था कि वो केपेबल था वायलेंस के, और ये नॉलेज उसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देती थी। अब वो जानता था कि अगर कोई उसे थ्रेटन करेगा तो वो बैक डाउन नहीं करेगा। ये इनर स्ट्रेंथ थी। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सर्कमस्टेंसेस एक पर्सन को बदल सकती हैं। जू किंग का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि मेंटल भी था। उसने सीखा कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आपको कभी-कभी अपने मॉरल बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ता है। ये लेसन हार्श था लेकिन नेसेसरी था। इस वर्ल्ड में मोरालिटी एक लग्जरी थी जो सिर्फ पावरफुल लोग अफोर्ड कर सकते थे। वीक लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती। वे या तो अडेप्ट करते हैं या फिर डाई हो जाते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि पावर सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जू किंग ने आज रात प्रूव किया कि वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, बल्कि एक फोर्स है जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इस रात के बाद कैंप में सटल चेंजेस आने लगे। लोग जू किंग को डिफरेंटली देखने लगे। कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन एक अंडरकरंट था। हॉर्स 4 का डिसअपीयरेंस मिस्टीरियस था और कुछ लोगों को सस्पिशन था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन जू किंग ने अपना पोकर फेस मेंटेन किया। वो जानता था कि अब उसकी रेपुटेशन एस्टैब्लिश हो गई है। अब कोई भी उसे इजीली टारगेट नहीं करेगा। ये एग्जैक्टली वो रिजल्ट था जो वो चाहता था। ये परफेक्ट एग्जीक्यूशन था एक परफेक्ट प्लान का।